यह कहानी है भारत के एक खूबसूरत राज्य झारखंड की। झारखंड राज्य को जंगल की धरती भी कहा जाता है। यहाँ काफ़ी मात्रा में प्राकृतिक खनिज उपलब्ध हैं। दोस्तों, यह घटना आज से 4 साल पहले की है, जब मैं परिवहन विभाग में काम करता था। उस समय मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी और मुझे नेशनल हाईवे 33 पर काम करना था। वैसे तो मैंने सुना हुआ था कि यह हाईवे काफ़ी हॉन्टेड है। यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस सड़क पर रात के समय लोग जाने से भी डरते हैं, क्योंकि यह भारत के 10 मोस्ट हॉन्टेड सड़कों में से एक है। आंकड़ों की माने तो अब तक इस रास्ते पर 25,000 से ज़्यादा लोग दुर्घटना के शिकार होकर मारे जा चुके हैं। लोगों का मानना है कि मारे गए लोगों की आत्माएं रात के समय सड़कों पर भटकती रहती हैं तथा लोग इन्हें देखकर डर से सहम उठते हैं तथा दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आज इन्हीं से जुड़ी एक सच्ची घटना जो मेरे साथ घटी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने अपनी ड्यूटी अक्टूबर महीने में ज्वाइन की थी। मेरी पोस्टिंग बुंडू नामक एक जगह पर हुई थी। वैसे तो वहाँ अक्टूबर महीने में ही ठंड की शुरुआत होने लगती है। अकेला होने के कारण मैं वहाँ के एक लोकल स्टाफ के यहाँ किराए पर मकान लेकर रहने लगा। ड्यूटी के प्रथम सप्ताह में ही मुझे वहाँ से संबंधित एक सड़क की रिपोर्ट तैयार करनी थी, जो मैंने तैयार भी कर ली थी और मुझे अगले ही दिन वो रिपोर्ट अपने सीनियर अधिकारी को सौंपनी थी। मैंने रिपोर्ट फाइल में लगाकर कमरे में रखा ही था कि मेरे मोबाइल पर घंटी बज उठी। मेरे सीनियर अधिकारी का फ़ोन था। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट मैंने तैयार की है उसे आज ही हर हाल में मैं उन्हें ला कर के दे दूँ। उन्हें भी यह सूचना अचानक ही मिली थी। उनका कहना था कि यह रिपोर्ट मुझे आज दिल्ली ले जाकर के अपने सीनियर को सौंपनी है। तब मैंने कहा, रात के 9 बज चुके हैं, इस समय कैसे हो पाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि ये बुंडू से रांची की दूरी मात्र 1 घंटे की है और मैं इस समय रांची में हूँ, इसलिए आप मुझे यह रिपोर्ट लाकर रांची में ही दे दें, मुझे आज ही निकलना है। खैर, बात की गंभीरता को समझते हुए मैंने हाँ कर दी और जल्दी से फाइल लेकर अपनी बाइक से निकल पड़ा। जैसे ही मैं नेशनल हाईवे 33 के करीब पहुंचा तो मैंने सोचा कि खाना खाने का वक्त हो गया है, पहले होटल में खाना खा लेते हैं। फिर मैं एक होटल पर गया और खाने का ऑर्डर कर वहीं कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। पास में बैठे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ से रांची तक का रास्ता कितना खतरनाक हो चुका है और रात के समय में तो इस पर गुजरना मौत को दावत देने के समान है। न जाने कब और कहाँ से भूत प्रेत निकल आए। उनकी ये बातें सोचकर मैं अंदर तक डर गया। लेकिन अब मुझे रात में अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा था, पर बात की गंभीरता को देखकर मैंने जाना उचित समझा और मन में यह निश्चय कर लिया कि जो भी होगा देखा जाएगा। इतने में खाना आ गया और मैं अपना ध्यान इधर उधर से हटाकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मैं रांची के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं नेशनल हाईवे 33 पर पहुंचा तो इससे जुड़ी सारी कहानियां जो मैंने सुन रखी थी मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं कुछ दूर गया ही था कि रास्ते के किनारे मैंने एक मंदिर देखा। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी सुनसान जगह पर कौन पूजा करने आता होगा। पास पहुंचने पर मैंने देखा कि यहाँ हनुमान जी एवं माँ काली की मूर्ति विराजमान थी। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, अतः मैंने सोचा कि पहले भगवान के दर्शन कर लूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने अपनी बाइक मंदिर के पास खड़ी कर दी तथा दर्शन करने लगा। इस क्रम में मैंने देखा कि जो भी गाड़ियाँ वहाँ से होकर गुजरती थीं वह मंदिर के पास आकर जरूर रुकती थीं और फिर आगे बढ़ती थीं। खैर, इन बातों पर कोई विशेष ध्यान न देते हुए मैंने दर्शन करने के बाद अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रास्ता एकदम सुनसान लग रहा था और ठंड का भी आभास हो रहा था। मैं मन ही मन काफ़ी डरा हुआ भी था। अभी कुछ दूर आगे बढ़ा था कि 2 ट्रक आगे पीछे होकर चलते हुए दिखे और उनकी स्पीड भी काफ़ी कम थी। उन्हें ओवरटेक करके मैं आगे बढ़ गया। रास्ते में जो भी गाड़ियाँ दिखाई पड़ती वो काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। मेरा भी पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर था, क्योंकि इस रास्ते पे काफ़ी दुर्घटनाएं हुआ करती थीं, इसलिए मैं सतर्क होकर गाड़ी चला रहा था। अभी मैं 20 किलोमीटर आगे बढ़ा ही था कि मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने गाड़ी रोक कर देखा तो मेरे सीनियर अधिकारी का फ़ोन था। उन्होंने बताया कि मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा हूँ।
मैंने अभी कहा कि सर मैं बहुत जल्दी आकर फाइल आपको दे दूंगा। मैंने जैसे फ़ोन काटा ही था कि मेरा ध्यान सड़क पर कुछ दूरी पर पड़ा, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक छोटी बच्ची खड़े थे। मुझे देखते ही उनके चेहरों पर खुशी के भाव दिखने लगे तथा वे लोग मेरी तरफ आने लगे। मन ही मन सोचने लगा कि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद किसी मुसीबत में फंस गए हों। मैं ये सब सोच ही रहा था कि वे लोग मेरे काफ़ी करीब आ गए। बुजुर्ग व्यक्ति, जिनकी उम्र 60 वर्ष के आसपास की रही होगी, उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अरे बेटा, क्या आप रांची की तरफ जा रहे हो? मेरे हाँ कहने पर वो काफ़ी खुश हो गए और कहा कि मेरे बेटे और बहू रांची में रहते हैं और वे वहीं पर नौकरी करते हैं। यह उनकी बेटी है जो मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी। कल सुबह इसे स्कूल जाना है, इसलिए मैं इसे छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जिस सवारी गाड़ी से जा रहा था वह यहाँ पर आकर ख़राब हो गई। ड्राइवर मैकेनिक लेने गया हुआ है और काफ़ी देर हो गई। बाकी की सभी सवारियाँ धीरे धीरे दूसरे साधनों से लिफ्ट लेकर चली गईं। बस हम दोनों ही बच गए हैं। क्या तुम हमें रांची तक छोड़ दोगे? और उसने रांची का एक पता दिखाया जो कि मेरे सीनियर के घर के पास का ही था। मैंने देखा कि वहीं पास में ही सड़क के किनारे एक टेम्पो गाड़ी खड़ी हुई थी। मानो ऐसा लग रहा हो कि गाड़ी खराब हो गई है। जब मैंने कहा कि मैं वहीं जा रहा हूं, तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, मुझे इस लड़की को छोड़कर फिर रात में ही वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर पर कोई नहीं है। तुम एक अच्छे व्यक्ति लग रहे हो और ठीक वहीं पर जा भी रहे हो, तो कृपा करके इस लड़की को वहाँ छोड़ देना। मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। उस व्यक्ति की मजबूरी और बातों से प्रभावित होकर मैं भी मान गया और उस बच्ची को पहुँचाने के लिए तैयार हो गया। वह बच्ची अब तक कुछ भी नहीं बोल रही थी तथा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक टक मेरी तरफ देखे जा रही थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि इस सुनसान जगह पर इन्हें ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा और मुझे भी रास्ते में अकेले नहीं जाना पड़ेगा। मैंने उसे पीछे की सीट पर बिठाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि रोड पर लगी हुई स्ट्रीट लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगी। मैं थोड़ा डरा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अब मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में एक बच्ची भी है। तो थोड़ा हिम्मत आया, क्योंकि भूत और प्रेत अकेले लोगों को ही रात में ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरी नज़र घड़ी पर गई। रात के ठीक 12 बज रहे थे। खैर, मैं हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। सामने की तरफ से जो भी गाड़ियाँ गुजरती, उनमें बैठे लोग मुझे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैंने बिना डरे हुए आगे बढ़ते हुए अपनी स्पीड और बढ़ा दी ताकि मैं जल्दी से रांची पहुँच जाऊँ। रास्ते में मैंने उस लड़की से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह चलते हुए कुछ समय बाद हम रांची पहुँच गए। मैंने लोगों से जो सुन रखा था, ऐसा कुछ भी रास्ते में नहीं दिखा। मैंने सोचा कि लोग बेवजह डरते और डराते हैं। मैंने निश्चय किया कि पहले इस लड़की को छोड़कर तब फाइल देने जाऊंगा। जैसे ही मैं गाड़ी रोककर उसके घर के बारे में पूछने के लिए पीछे मुड़ा, मुझे एकदम से झटका लगा। मेरे पीछे कोई नहीं था। तभी एक कौवा तेजी से फड़फड़ाता हुआ सामने के पेड़ के एक डाल पर जाकर बैठ गया और मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में उस लड़की की आंखें मुझे नजर आने लगीं, मानो वही लड़की मुझे घूर रही हो। से हुई इस घटना से मैं स्तब्ध हो गया। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं अब आगे जाने की स्थिति में नहीं था, मानो मैं काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हूँ। करीब 5-10 मिनट के बाद मुझे तब होश आया जब मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने देखा कि मेरे बॉस का फ़ोन है। इसी तरह मैंने फ़ोन उठाया और कहा कि मैं आ चुका हूँ, और मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चल पड़ा। वह कौवा मुझे वहीं बैठे बैठे घूरता रहा। जब मैं बॉस के घर पहुँचा तो देखा कि वे मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे फाइल ले ली और मेरा धन्यवाद कहकर तुरंत अपनी गाड़ी और ड्राइवर के साथ वहाँ से निकल पड़े। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं अपनी घटना का जिक्र भी नहीं कर पाया। मुझे उनके घर पर चाय पीने के बाद कुछ अच्छा महसूस होने लगा।
थोड़ी देर बाद मैं एकदम सामान्य हो गया था। मैंने घड़ी की तरफ देखी, अभी 1 बज रहे थे। मैंने पुनः वापस जाने का निश्चय किया और अपनी गाड़ी लेकर वापस आने लगा। रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने कोई सपना देखा हो। इसे अपना वहम समझकर मैं सामान्य होकर आगे बढ़ने लगा। मौसम में काफ़ी ठंड बढ़ चुकी थी और गाड़ी चलाने की वजह से और भी ठंड का आभास होने लगा। आगे बढ़ते हुए मैं एकदम सामान्य हो चुका था, जैसे मानो मैंने कोई सपना देखा हो। अब मैं जल्द से जल्द अपने घर तक पहुंच जाना चाह रहा था और गाड़ी थोड़ी तेज चलाने लगा। इस बार रास्ता पहले से भी ज़्यादा सुनसान था। थोड़ी ही देर में मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वे लोग मुझसे मिले थे। पर ये क्या, वह बूढ़ा व्यक्ति अभी भी वहीं बैठा था। मुझे आता देख वह खड़ा हुआ और सड़क के बीचों बीच आकर मुझसे रुकने के लिए इशारा करने लगा। न चाहते हुए भी मैंने गाड़ी धीमी कर ली ताकि कहीं उस व्यक्ति से एक्सीडेंट न हो जाए। इस बार वह व्यक्ति एकदम मेरी गाड़ी के आगे आ गया और न चाहते हुए भी मुझे रुकना पड़ा। मैं यह सोच ही रहा था कि इसे क्या जवाब दूंगा। मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी खुश होते हुए मेरी तरफ बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुमने मेरी पोती को तो पहुंचा दिया, लेकिन कोई गाड़ी वाला यहाँ रुक नहीं रहा है। मैं क्या करूं? अब तक मैं यहीं बैठा हूं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। बेटा, मुझे भी बुंडू की तरफ ही जाना है, मुझे भी ले चलो। इतना कहते हुए बिना कुछ कहे वह व्यक्ति मेरी गाड़ी पर आकर बैठ गया। न चाहते हुए भी मैं क्या कर सकता था। उसे गाड़ी से नीचे उतारना मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ने लगा। इस बार मैंने गाड़ी के साइड मिरर पीछे की सीट की तरफ सेट कर दिया ताकि मैं पीछे देख सकूं। मैंने देखा पीछे वह व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। मैं गाड़ी चलाते हुए बार बार पीछे की ओर देख रहा था। काफ़ी देर ऐसा होने के बाद मैं सामान्य होने लगा और जल्द से जल्द बुंडू पहुंचने की कोशिश करने लगा। रांची से चले करीब 1 घंटा बीत चुका था और मैं बुंडू पहुंचने ही वाला था कि मेरी नज़र हनुमान जी के उस मंदिर पर पड़ी। मैंने उनके दर्शन करना पहले उचित समझा। ये सब मैं सोच ही रहा था कि मेरी नज़र अपने पीछे की तरफ गई। मैं यह देखकर अवाक हो गया कि पीछे कोई नहीं था। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और ठीक से पीछे देखा। पीछे वही कौवा बैठकर मुझे एकटक देखे जा रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मुझे चक्कर आ गया। मैं वहीं गिर पड़ा। गाड़ी भी दूसरी तरफ गिर गई। गाड़ी के गिरते ही वह कौवा वहां से उड़ा और पास के पेड़ पर जाकर बैठ गया तथा मुझे घूरने लगा। जब मुझ में थोड़ी चेतना आई तो मैंने देखा कि उसका शरीर कौवा का और सर मानो कंकाल का बन गया है। मेरे शरीर में मानो खून ही सूख गया हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं महीनों से बीमार हूँ। मुझे अब खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। मैं ज़मीन पर ही पड़ा हुआ था। तभी मेरी नज़र मंदिर की ओर गई और अचानक से मेरे अंदर हिम्मत आने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और लड़खड़ाते हुए मंदिर की तरफ भागा। मंदिर के दरवाजे के पास आकर मैं गिर पड़ा। मैंने देखा कि वह कौवा अब काँव काँव करता हुआ वहाँ से उड़कर जाने लगा। किसी तरह मैं मंदिर के अंदर पहुँचा तथा ज़मीन पर ही लेट गया और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी आँख लग गई। मेरी आँख तब खुली जब मंदिर की सफाई करने के लिए पुजारी बाबा वहाँ पहुँचे और मुझे जगाया। मैंने देखा थोड़ी दूरी पर ही मेरी बाइक भी गिरी पड़ी हुई है। जैसे तैसे भगवान हनुमान और माँ काली के दर्शन करके मैं वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में मैंने चाय पीने के लिए अपनी गाड़ी एक होटल पर खड़ी की और चाय पीने लगा। तभी मेरी नज़र वहाँ पर रखे हुए अखबार पर पड़ी जिसमें उस टेम्पो की फ़ोटो छपी हुई थी जिसे मैंने रास्ते में देखा था। मैंने अखबार को ठीक से देखा। उसमें उस टेम्पो के एक्सीडेंट की कहानी छपी हुई थी जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति और एक बच्ची की मौत हो गई थी। मैं यह देखकर एकदम से कांपने लगा क्योंकि उसमें उन्हीं लोगों की फ़ोटो छपी थी जिन्हें मैंने लिफ्ट दिया था। यह सब देखकर मैं एकदम से बदहवास हो गया और किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचा और इस घटना के कारण कई महीनों तक बीमार पड़ा रहा। इस कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपका दोस्त आदित्य जल्द मिलूँगा एक नई कहानी के साथ।